हम लोगों ने स्टार्टअप किया हुआ था फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट का सेकंड चैप्टर 11th फिजिक्स में। जो टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं मैं आपको याद दिलाऊँ। आपने बेसिक्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ लिया था, नीड फॉर मेजरमेंट, आखिरकार मेजरमेंट होता क्या है, टाइप्स ऑफ यूनिट एंड यूनिट सिस्टम पढ़ लिए, CGS, FPS, MKS, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स आपने पढ़ ली। और सबसे खास बात लास्ट टर्न का अगर आप याद करेंगे तो लास्ट टर्न पे आप जो पढ़ रहे थे वो आपने पढ़ी थी जितनी भी SI यूनिट्स हैं उन सब की डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल हाउ मच इज़ 1 मीटर, हाउ मच इज़ 1 किलोग्राम एंड हाउ मच इज़ 1 सेकेंड। ऐसी तमाम सारी डेफिनेशंस आपने पढ़ी थी। और एक सबसे ख़ास बात इसके बाद जो आपने दो चीज़ें पढ़ी थी वो भी मैं आपको याद दिलाऊं। आपसे मैंने कहा था बोर्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए गुड यूनिट सिस्टम, और या फिर आपने पढ़ा हुआ था व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ SI यूनिट्स। ये हमने एक्सप्लेन कर दी थी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन की थी। एक बार जनरल में अगर डिस्कस करते हैं तो आपसे कहा था द साइज ऑफ यूनिट शुड बी प्रॉपर, ना तो बहुत बड़ी हो और ना ही बहुत छोटी हो। दूसरा आपसे कहा गया था जो आपकी यूनिट है उसकी साइज़ जो है टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होनी चाहिए। और टाइम और प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं है मतलब ये कैसी होनी चाहिए, वेल डिफाइंड। और वेल डिफाइंड में हमने कहा जैसे हमने ऑल द 7 SI सिस्टम की यूनिट पीछे आपने डिफाइन कर रखी हैं। देन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होनी चाहिए। बाकी एक आधा इससे आप आसानी से बाकी यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स एक्सप्लेन कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो। इसके बाद मैंने कहा था न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास आएगी और वो आते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रीफिक्सेस एंड सिंबल्स। ये हमें जानने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि मैंने कहा अभी जो आपके टर्म्स हैं बेसिक टर्म्स हैं, ये फाउंडेशन वर्क है आपके फिज़िक्स का। ये जितना आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही बेहतर आप आगे जाएंगे और उतनी ही गलतियों से आप बचेंगे। प्रीफिक्सेस जैसे मैंने एक सिंपल सा प्रीफिक्स लास्ट टर्न में चर्चा की थी, किलो। और मैंने कहा था अगर किलो है तो किलो का सिंबल आपको मालूम हो, फॉर एग्जांपल के। और के के साथ अगर हम कहीं भी कुछ भी लिख देते हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीज़ें आप देखेंगे किलो में ही लिखी हैं। किलो वोल्ट, किलो ग्राम, किलोमीटर, किलो एम्पियर एंड ऑल ऑफ देम हैव द सेम वैल्यू। किलो मीन्स द 10⁻³ और द 1000। तो ये शो कर रहा है 1000 वोल्ट, ये शो कर रहा है 1000 ग्राम, ये शो कर रहा है 1000 मीटर और ये शो करता हुआ जाता है 1000 एम्पियर। इसी तरह से मैंने कहा था कुछ और याद रखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल टेरा, गीगा, मेगा। ये ऐसी यूनिट्स हैं, ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जो कहीं ना कहीं आपको काम में आएंगे। फॉर एग्जांपल मान चले कुछ दिनों बाद हम एक वर्क एनर्जी पावर का चैप्टर पढ़ेंगे और वर्क एनर्जी पावर में कहीं आपसे कहता है दिस मच मेगावाट पावर इज जनरेटेड और दिस मच मेगावाट। तो पहली बात तो आपको ये मालूम हो कि मेगा मतलब क्या है और इसका हमारे लिए वैल्यू कितनी है, 10⁻6 वाट। क्यों जानना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ये हम बात कर रहे थे ऐसे ही ध्यान देखना इसका एक जुड़वा भी होता है जो ध्यान देखेंगे वो होता है, कोई बताएगा ये क्या है? ये जो चार चीज़ें मैंने लिखी हैं किसी को समझ में आ रही हैं क्या है? बताएं। मिलीमीटर। सही कह रहे हैं, ये बहुत ध्यान देने वाली बात थी, बस यही हम बात कर रहे थे, समझ में आ गया। इसलिए मैंने कहा था ये प्रीफिक्स आपको बिल्कुल क्लियर हो, आज ही क्लियर हो जाए, आगे तक की बात नहीं जाए। क्योंकि हर जगह जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे तो यही आएगा ना, सवाल बनेगा कि आप किलोग्राम की बात कर रहे हैं या फिर मिलीग्राम की बात कर रहे हैं। और किलोग्राम और मिलीग्राम में क्या फ़र्क होगा? किलोग्राम होगा 1000 ग्राम और मिलीग्राम होगा द 1000th पार्ट ऑफ द ग्राम, या आप कह सकते हैं 10⁻³ मिली एम्पियर और मेगा एम्पियर में अंतर आपको समझ में आ जाए। मिली एम्पियर मतलब 1/1000 पार्ट। तो इसलिए मैंने कहा था कैपिटल M क्या डिनोट करता है, स्मॉल m क्या डिनोट करता है, अभी आपको क्लियर हो। और याद आएगा लास्ट राउंड में भी यही डिस्कस कर रहे थे, मैंने कहा था ना ये कम से कम 3 से 4 तो लिख ही लें, सेंटी, मिली, माइक्रो और नैनो। कहीं सेंटी आता है मतलब 10⁻² लेना है, मिली आता है 1/1000 लेना है, या हम कह सकते हैं 10⁻³ लेना है। मैंने कहा चूँकि ये न्यूमेरिकल्स में बराबर ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए ये इससे रेलिवेंट नहीं है कि अपन सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं कि थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं।
एक्चुअली ये तो हम सारे चैप्टर ही पढ़ते हुए जा रहे हैं क्योंकि हर चैप्टर को क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लगेंगे, तो ये मेरी बात समझ में आती है। अब अगले नंबर पे जो हम बात कर रहे थे, इसके बाद जो हम आज आपके लिए चलने वाले थे, मैंने कहा था अब हम आज जो थर्ड लेक्चर आपके लिए जाएगा, थर्ड लेक्चर में यहाँ से आगे हम डिस्कस करेंगे आपके लिए कुछ कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स का मतलब है, ध्यान देखना, ये वो यूनिट्स हैं जो एसआई यूनिट से ही डिराइव की गई हैं। जैसे एसआई यूनिट से डिराइव की गई एक यूनिट मैंने आपसे लास्ट राउंड में डिस्कस की थी, आपको याद होगा, द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है कि आप मास काय में मेज़र करेंगे, किलोग्राम में। बट प्रैक्टिकल पर्पसेस में कभी कभार हम इनके जो मल्टीपल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान के चले, हमने कहा लास्ट राउंड पे यही बात कर रहा था, मैंने कहा अभी गेहूं और सरसों की फसल आई होगी कई लोगों के घर में। जब आप गेहूं और सरसों खरीदेंगे, बेचेंगे, तो फिर आप किलोग्राम में नहीं खरीदते बेचते, आप खरीदते बेचते हैं क्विंटल में। एंड व्हाट इज़ दैट क्विंटल? क्विंटल इज़ द प्रैक्टिकल यूनिट। क्विंटल का मतलब है 100 kg। एक्चुअली किलोग्राम इज़ द ऐसा यूनिट, उसके एक मल्टीपल को 100 को हमने क्या मान लिया, दैट इज़ टू बी टेकन एज दी क्विंटल। अभी हमने कहा टीवी आप देख रहे होंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन चलता रहता है, इतने टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इतने टन ऑक्सीजन सप्लाई हुई, टन में बात कर रहे हो, क्यों? किलोग्राम आप देखेंगे बहुत छोटा पड़ रहा है, तो प्रैक्टिकल यूनिट की बात कर लेते हैं टन में। तो ऐसी जो यूनिट्स हैं वो आपके लिए किस नाम से आने जाती हैं? प्रैक्टिकल यूनिट्स के नाम से। ये भी आप देखेंगे कईयों बार, ना केवल हमने कहा साइंस के स्टूडेंट को, बल्कि एक जनरल आदमी भी जिसकी जनरल नॉलेज ठीक हो, भाई अपन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, इतने मीट्रिक टन ऑक्सीजन गई, अब कितनी ऑक्सीजन गई, तो मतलब ये जीके का क्वेश्चन हो गया कि भैया इतने टन ऑक्सीजन मतलब 1000 kg ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहा है। तो मैंने कहा ये प्रैक्टिकल यूनिट सिर्फ इसलिए नहीं कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए मालूम हो, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, समाज के में एलिमेंट हैं, तो इसलिए मैंने कहा आपको वैसे ही मालूम होनी चाहिए इनमें से तमाम सारी। आए देखें ध्यान से, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की मैं चर्चा करता आता हूँ, कॉपी उठाइए, एक एक नोट करते आइए और उसके बाद मज़े से हम इनको डिस्कस भी करते आएंगे एक एक लाइन में। उसमें कुछ ऐसा समझाने लायक नहीं है, तो केवल आपको याद रखने के तौर पे एक एक बार लिखते हुए चलनी है। सबसे पहले आप बता दीजिएगा फर्मी, और 1 फर्मी का मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर। उठा लें कॉपी, सभी लोग तैयार हैं? सर इसकी रिकॉर्डिंग कर देना। नहीं, रिकॉर्डिंग तो बेटा डेली दे रहा हूँ, ये इसमें तुम्हें आज कहने की बात क्या हो गई, तुमने ऐसा ध्यान नहीं दिया? चलें सर जो ऑक्सीजन होती है सर, वो नॉर्मल जो एयर में ऑक्सीजन थी वो वाली ऑक्सीजन थोड़ी ना रहती होगी वो सिलेंडर वगैरह में, तो और कौन सी ऑक्सीजन आएगी? तो वही रहती है। भैया तुमने 9th में एक चीज़ पढ़ी थी, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, और ये पढ़े थे, तो मतलब नहीं, फॉर्म क्या रहता है, वो क्या कह रहा है, जो हवा में होती है वही होगी ना ऑक्सीजन। सॉलिडिफाई करोगे, लिक्विड फॉर्म करोगे, गैसियस स्टेट रखोगे, ये तो तुम्हारे उस पर तुम रिफिल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ऑक्सीजन तो यही होगी O2, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। बोले हवा में होती है वो वाली ऑक्सीजन ये है, जो घरों में इस्तेमाल करते हैं वो ये है, वो बोले जो सिलेंडर में आएगी बोले ये होगी, ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा। ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन ही होगी ना। बस एयर से जो आप ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं, आपने ध्यान दिया होगा, लास्ट ईयर आप पढ़ रहे थे जब आप पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का कंटेंट होता है कम, नियरली 20%, और इसलिए जब हमारे लंग्स लेते हैं तो बहुत सारी अदर गैसेस भी इनहेल होती हैं, उनमें से पर्टिकुलर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने का काम करता था हीमोग्लोबिन। हाँ, यहाँ जो सिलेंडर रहता है वो इसलिए दिया जाता है कि चूँकि लंग्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है, इतनी एयर में से वो बचा खुचा हिस्सा उसको एब्जॉर्ब कर पाने में नाकामयाब हो रहे हैं, इसलिए प्योर ऑक्सीजन देते हैं कि बाकी सब एयर छोड़ो, मेन ऑक्सीजन आप जितना इनहेल कर रहे हो पूरा का पूरा आपके काम में आए। तो ये केवल आप कह सकते हैं दैट इज़ रिलेटिवली प्योर फॉर्म, बाकी ऑक्सीजन ही होगी, है ना। आए एक छोटी सी नेक्स्ट डाल देना प्रैक्टिकल यूनिट्स में। पहले तो लेंथ से रिलेटेड बताते हैं, फर्मी बता दीजिएगा। फर्मी कहाँ इस्तेमाल होता है ये बताऊंगा, जब आप केमिस्ट्री में एटम्स और न्यूक्लियस पढ़ेंगे तो न्यूक्लियस की जो साइज़ है ध्यान देखना बहुत छोटी होती है, और न्यूक्लियस की साइज़ जो है वो काय में नापी जाती है, जो न्यूक्लियर डिस्टेंसेज हैं वो फर्मी में होते हैं 10⁻⁻15 मीटर। इसका मतलब अगर दिखाया जाए तो 1 2 3 4 5 6
इतने मीटर, कहीं ना कहीं इतने मीटर का डिस्टेंस आपके लिए किस नाम से आने आता है, दैट इज़ नोन एज द फर्मी। तो प्रैक्टिकल यूनिट है, क्योंकि न्यूक्लियर डिस्टेंसेज प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का डिस्टेंस कितना है ये मीटर में नहीं नापा जा सकता, बड़ा ऑड हो जाएगा। दैट्स वाई प्रैक्टिकल यूनिट हमने क्या मान ली, फर्मी। तो इनका एक एक बस लाइन लिखते हैं ना, कहाँ वैल्यू कितनी है और कहाँ इस्तेमाल होती है, कोशिश कीजिएगा धीरे 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 आपको याद होती है। दूसरी आप बताइएगा एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आपको याद होगा, ये लास्ट ईयर आप पढ़ रहे थे लाइट वाले टॉपिक में। तो नेक्स्ट जाएगा एंगस्ट्रॉम, इसको आप लिखते हैं 1A और एक छोटा सा जीरो यहाँ लगाया जाता है, उसका जीरो बहुत छोटा है, दिख नहीं रहा होगा। यहाँ कर दें 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10 - 10 मीटर। कितना दिखा देंगे, 10⁻⁻10 मीटर। काय के काम में आता है ये भी बता दूं, जब मैं कह रहा था लाइट आप मेज़र कर रहे थे तो बहुत सारे लोगों को याद आया होगा, जो आप स्कैटरिंग वगैरह के एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे उनमें बताते थे रेड लाइट की वेवलेंथ होती है 8000 एंगस्ट्रॉम, वायलेट लाइट की वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो बिल्कुल याद आ गया होगा, एंगस्ट्रॉम काय के मेजरमेंट में काम में आता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक, बस केवल इतना लिख दें 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 - 10 मीटर, डैश मार के लिख दिएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट। तीसरा जाएगा नंबर थर्ड, आप बताएंगे नैनोमीटर। नैनो, अभी पीछे प्रीफिक्स पढ़ रहे थे, नैनो का मतलब याद हो 10 - 9। अगला लिख दो नैनोमीटर। नैनोमीटर बताइएगा 10 - 9 मीटर, और डैश मार के लिख दीजिएगा वेवलेंथ ऑफ लाइट। डैश मार के आप क्या लिख देंगे, वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या लिख दिया सभी ने? यस सर। ठीक, नेक्स्ट जाइएगा इस बाद अगला आप लिखिएगा माइक्रोन, और माइक्रोन का सिंबल याद रखिएगा म्यू होता है, म्यू एम। माइक्रोन के आगे आप बता देंगे म्यू एम, और माइक्रो का मतलब आपको बताया था 10 - 6 होता है, तो लिख दें इज इक्वल्स टू 10 - 6 मीटर। किसी को याद है माइक्रोन कहाँ काम में आता था? किसी को नहीं याद? 9th में सेल्स पढ़ते थे, सेल्स के साइजेज, सेल, बैक्टीरिया या ऐसी चीज़ें जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते ही इसलिए हैं क्योंकि आप उनका साइज़ काय में मेज़र करते हैं, आप मेज़र कर रहे होते हैं माइक्रोन में। लिख दो साइज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आने वाले में बैक्टीरिया हुए, सब हुए, इनके साइज़ नापे जाते हैं। और एक नेक्स्ट बता दिएगा, अगली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिखिएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और इसकी वैल्यू याद रखिएगा, फिर मैं बताता हूँ ये होता कितना है। बताएंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU, और AU होता है 1.5 × 10⁻11 मीटर। 1 AU या 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपने कितना लिया, 1.5 × 10⁻11 मीटर। अब आप पूछेंगे ये है क्या, तो मैं ये भी बता देता हूँ, ये आपका डिस्टेंस बिटवीन, आ जाए मीन डिस्टेंस जो है आपका ये है सन और अर्थ का मीन डिस्टेंस होता है। तो ऐसे याद रखना, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किससे माना जाता है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ को। ठीक, कभी कभार ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती क्या है, तो आप बताएंगे सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है, एंड दैट डिस्टेंस इज 1.5 × 10⁻11 मीटर। तो क्या ये सभी ने नोट कर दिया यहाँ तक, हाँ ना बताएं? यस सर। ठीक है, अब और एक आध बताते हैं। एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है लाइट ईयर। लाइट ईयर का नाम सुना होगा, ये ध्यान होगा, स्टार्स वगैरह के जो डिस्टेंसेस हम मेज़र करते हैं, या ऐसी चीज़ों के जो एस्ट्रोनॉमिकल बहुत बड़े डिस्टेंसेस और लाइट ईयर में मेज़र किए जाते हैं। लाइट ईयर सुनने में लगता है ईयर मतलब शायद टाइम की यूनिट है, बट लाइट ईयर इज़ नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। और सवाल आता है लाइट ईयर कौन कितना बड़ा डिस्टेंस होता है, तो इतना बड़ा डिस्टेंस होता है, आपसे कहा जाता है जो लाइट पूरे 1 साल में ट्रेवल कर लेती है। अब तुम पूछोगे 1 साल में लाइट कितना जाएगी, कोई मुझे बताएगा लाइट 1 सेकंड में कितना जाती है? 10 to the power 3 × 10⁻8। ठीक है, वैक्यूम और एयर में। हाँ वैक्यूम और एयर की बात करेंगे नॉर्मल।
अच्छा इसको सिंपल बताओ जरा, कितने किलोमीटर जाती होगी एक लगभग मोटा आइडिया, बिना ये पावर आवर के। ये तो ठीक है, 3 × 10⁻11 है ना, सॉरी 3 × 10⁻8। ध्यान देखना, अगर इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो मैं आपका लिख देता हूँ, हिंदी में लिख रहा हूँ इसीलिए, ये होते हैं 3 लाख। और चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, पावर 8 को काउंट कर सकते हो, तुम्हारे लिए कोई महान काम थोड़ा है। ऐसे भी याद रखिएगा, लाइट की स्पीड कितनी होती है पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर। यानी जब आप मुंह से बोलते हैं एक, तो लाइट कितना चल गई होती है, लाइट चल गई होती है, अब आपको समझ में आएगा, 1 सेकंड में चलती है 3 लाख किलोमीटर, तो 1 मिनट में कितनी जाएगी, इंटू 60। 1 घंटे में जाएगी इंटू फिर 60, यानी टोटल 3600। पूरे दिन भर में जाएगी इंटू 24। कोई मुझे बताएगा पूरे दिन भर में कितने सेकंड होते हैं? सर 86,400। 86,400, आप बिल्कुल सही जवाब है आपका, क्योंकि हमने कल परसों सेकंड की डेफिनेशन ही यही पढ़ी थी। 86,400वां हिस्सा, 1/86,400 पार्ट ऑफ अ मीन सोलर डे। 1 सेकंड में इतना जा रही है, दिन भर में इतनी चली जाएगी। और मल्टीप्लाई कर देना 365 से, साल भर में तो 365 दिन होंगे ना, तो जो टोटल आएगा दैट विल बी द डिस्टेंस। और समझ में आ रहा होगा बहुत ज़्यादा हो गया है, इसलिए अब एक काम कर दो, अब तुम लिख दो पहले तो लाइट ईयर, एक नेक्स्ट डाल दीजिएगा लाइट ईयर, और लाइट ईयर में डैश मार के लिख दीजिएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। लाइट ईयर में आप डैश मार के लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। मिल गया। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, देखें ध्यान से, एक एल वाई तो समझ में आ रहा है, लाइट ईयर की बात कर रहा हूँ, यही जो अभी कह रहा था, देखो ध्यान से, 3 × 10⁻8 इंटू पूरा साल भर, साल भर के घंटे, मिनट, सेकंड, बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी, इतनी वैल्यू आपके सामने आ जाती है। तो इसे अब आप याद रखेंगे, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट लिखी थी उसको मत लिखिएगा, आराम से पूरी निकाल के दिखा दें एक लाइन में, और बाकी याद रखेंगे 9.46 10⁻15 मीटर। छोटी छोटी चीज़ें धीरे धीरे आपको याद होती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। चले आए, वो बता दिया था आपने, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम। अब नीचे बताएं 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। ये आपको मैं अभी समझा ही रहा था, कितने दिन कितने घंटे से मल्टीप्लाई करोगे तो कर दो आराम से। और जैसे ही आप ये निकाल दें 9.467, तो मुझे बताइएगा। बढ़िया, 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, आप सही कह रहे हैं। ऐसे ही डिस्टेंस आता है भयानक वाला। और अब इससे भी बड़ी यूनिट पे जाएंगे, और इससे बड़ी यूनिट तब काम में आती है जब आप गैलेक्सीज़ के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, वो तो इससे भी बड़े होते हैं। उस समय क्या किया जाए, तो उस समय का देखते हैं 1 सेकंड में। चलो पहले ऐसा देखें, ये आपने निकाल दिया। अब एक नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट आपका आता है पारसेक। पारसेक आप देखेंगे लार्जेस्ट डिस्टेंस की यूनिट है। कभी कोई पूछता है सबसे लार्जेस्ट यूनिट बताएं, तो नाम याद रखिएगा, दैट इज़ पारसेक। और पारसेक कुछ नहीं होता, 3.26 लाइट ईयर, हिंदी में बात करते हैं 3.25 लाइट ईयर के लगभग इक्वल होता है। लिख दें, एक तो पारसेक लिख दें, पारसेक में आप बताइएगा लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक, अब पारसेक होता कितना डिस्टेंस है, और डेफिनेशन पहले बता देते हैं। ये कह रहा है कितना डिस्टेंस है एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अगर आप कितना बड़ा आर्क रखते हैं, ये आर्क रखते हैं आप 1 AU का, और इसलिए आप फिगर बनाइएगा। एक और बात पहले समझ लें, ये जो 1 AU का आर्क लिया, अच्छा कोई सोचेगा बस 1 AU, उन्हें मैं याद दिला दूं 1 AU क्या था। 1 AU था आपका सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस था, कितना था 1.5 × 10⁻11। तो इसलिए इतना छोटा मत समझ लेना कि इतना छोटा सा। और ये जो आर्क है, ध्यान देखना, ये आपका एक एंगल बनाएगा, और कितना एंगल बनाएगा ये भी मैं दिखाता हूँ। तो मैंने कहा फिगर से कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो आपके सामने एंगल बना है,
ये एंगल हमने कितना रखा है, ज़रा ध्यान देखो। ये एंगल तुम्हें नज़र आ रहा होगा, क्योंकि सब ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री पढ़ते रहो। 20-25 डिग्री का है। क्या तो मालूम है, हर डिग्री में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। एक डिग्री दिख रही है, एक डिग्री कितनी छोटी होती है, और उस डिग्री का भी 3600वां हिस्सा, 3600 पार्ट ऑफ ए डिग्री, तो बनाना तो पॉसिबल ही नहीं था, ना मेरे लिए ना आपके लिए, इसलिए यहाँ पर लिख देता हूँ बस। ये नोटेशन याद होगा, ये 1 सेकंड। अगर इतना लंबा करते जाओगे, अब समझ में आ गया होगा पार्सेक कितना होता जा रहा है, कि ये एंगल छोटा होते 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 कितना रह जाए, 1 सेकंड। और ये आर्क भी कोई छोटा मोटा आर्क नहीं है, आर्क कितना है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का। तब ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस आपके लिए कितना कहलाता है, ये डिस्टेंस आपका कहलाता है 1 पार्सेक। तो फिगर सभी को साफ नज़र आ रहा है, देख लें, और नज़र आ रहा हो तो पहले फिगर बना दें, फिर हम डेफिनेशन लिख देंगे। एक सेकंड में फिगर बना दें पहले आराम से, मैं एक साइड हो जाता हूँ, है ना, ताकि आपको फिगर देखने में किसी को दिक्कत नहीं आए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क दिखाइएगा, 1 सेकंड का एंगल दिखाइएगा, और दिख रहा होगा 1 सेकंड। ये तो मैंने पिछले ने कहा था, फिगर यहाँ देखा हुआ मत समझना, 1 सेकंड समझ में आ रहा होगा, बाल से भी पतला। ठीक, फिगर बना दिया, बस एक लाइन में थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आराम से इसकी यूनिट लिख दें, सॉरी डेफिनेशन लिख दें। डेफिनेशन तो वैसे ही समझ में आ गई होगी। अब डेफिनेशन यही है, आप बताएंगे इट इज़ द डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस है, एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU, जहाँ पर 1 AU लेंथ का आर्क सबटेंड्स एन एंगल, एंगल बनाता है, और कितना बनाता है तो वो तो बना ही चुके हो, 1 सेकंड। तो लिख दो द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU, द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 AU सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का आर्क जहाँ पर 1 सेकंड का डिस्टेंस बनाएगा, उस डिस्टेंस को हम 1 पार्सेक मानेंगे। कर दिया सभी ने, हो गया ना सभी का? ठीक है, बाकी लोग भी वही बेचारे बोल नहीं पाते, मैंने पहले कहा चटिया, हाँ इन्होंने कहा नहीं बोल पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, चटिया लिया करो, चैटिंग में तो आजकल सब एक्सपर्ट हैं, ऐसा नहीं है। चलो नेक्स्ट आएगा अब एरिया। हाँ एक चीज़ बताना भूल गया, सॉरी, वो यहाँ पर एक चीज़ बता दिएगा, और चलो लिखी हुई है आप पास ऊपर, वो नीचे आप बताइएगा 1 पार्सेक, आपसे कह रहे थे ना 3.25 लाइट ईयर होता है, वो नीचे लिख दीजिएगा 1 पार्सेक इज इक्वल्स टू कितना होता है 3.26 लाइट ईयर। अगर वैल्यू निकालोगे तो कितनी निकल के आएगी, पार्सेक इज इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर। इसके बाद हम जाते हैं, अब ऐसे ही कुछ यूनिट्स एरिया की बताते हैं। एरिया में आप एक काम करेंगे, एरिया में 2 यूनिट्स लिख दें। एरिया में आप लिख दीजिएगा एरिया, एरिया में आप बताइएगा एकड़, ये नॉर्मल भाषा कहते हैं, इतने एकड़ ज़मीन है, दैट इज़ एकड़, और ये आपका कितना होता है, ये होता है 4047 मीटर स्क्वायर। लिख दें मज़े से, 1 एकड़ इज इक्वल्स टू 4047 मीटर स्क्वायर। और कई बार ध्यान दिया होगा हम ज़मीन नापते हैं हेक्टेयर में, कई बार ध्यान जाए इतने हेक्टेयर, तो कितने हेक्टेयर, हेक्टेयर मतलब क्या, 1 हेक्टेयर का मतलब ध्यान रखना, 1 हेक्टेयर का मतलब मैं बता देता हूँ, इससे बताएंगे अपन। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका कितना है 1 हेक्टेयर। अब 1 हेक्टेयर है कब होगा, जब ध्यान रखना इसका एरिया कितना होगा 100 मीटर बाई 100 मीटर। तो एक छोटा सा फिगर बना दो बगल में, 1 हेक्टेयर कितनी ज़मीन कहलाती है, 100 मीटर बाई 100 मीटर का ध्यान रखना, 100 बाई 100 ही नहीं, इसको 200 कर दोगे तो 50 रह जाएगी। कुल मिला के 10,000 स्क्वायर मीटर हमें चाहिए। 10,000 स्क्वायर मीटर को आप किस नाम से जानते हैं, 1 हेक्टेयर के नाम से। ठीक, चल
दिखा दें, दो ही दिखाइएगा, एकड़ दिखा दीजिएगा और एक सबसे खास दिखा देंगे हेक्टेयर, कहीं एक आध जगह ज़रूरत पड़ेगी तब इसका इस्तेमाल करेंगे। 100 बाई 100 10,000 मीटर स्क्वायर दिखा दिया। ठीक, आए अब हम आगे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट मास से रिलेटेड एक दो छोटी छोटी तो सीधे लिख दो, अब इनको मत पूछना। मास में लिख दीजिएगा क्विंटल बराबर 100 kg लिख दो फुर्ती से, अब ये कोई नहीं पूछेगा। उसका अगला लिख देना मीट्रिक टन बराबर 1000 kg, क्योंकि ये तो अपन डिस्कस कर चुके ना। ठीक, चले और जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप चले जाएंगे 1 पाउंड कितना होता है ध्यान होगा। उस दिन भी बता रहे थे जिस दिन वो FPS सिस्टम का आता है, मैंने कहा था FPS सिस्टम लगभग मोटे तौर पे आधा किलो मान सकते हो, 0.4536, यानी सिंपल कह दिया जाए आपका कितना होगा 453.6 ग्राम। तो लगभग मोटे तौर पे आधा किलो, एक रफली अंदाज से कह सकते हो। ठीक, खास चीज़ जो आप यूनिट है ये तीनों लिख दें फुर्ती से। खास यूनिट आप कौन सी लिखेंगे, खास यूनिट में आप लिखेंगे चंद्रशेखर यूनिट या CSU। चंद्रशेखर यूनिट ध्यान रखना, ये एस्ट्रोनॉमिकल मासेस के लिए इस्तेमाल होती है और कितनी मानी जाती है, ये होती है 1.4 टाइम्स, लिख दें नीचे 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन। और कितने किलोग्राम हो जाते हैं चुपचाप लिख दो, उनको सोचना मत कितने हैं, ठीक है ना, ये सोचने लायक बात नहीं है, ये बस पता रखने लायक बात है फिलहाल। लिख दें CSU 1.4 टाइम्स द मास ऑफ सन 2.8, तो ये एक बार भले ही भूल जाओ, ये याद रखना मास ऑफ द सन का लगभग 1.5 गुना होता है CSU। और सबसे खास जो आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगी, इसकी भी चर्चा हम लास्ट राउंड में कर रहे थे, याद है, मोल कंसेप्ट बता रहे थे AMU। मैंने कहा था किसी भी चीज़ का मास आप लेते हैं, सोडियम का मास जो है 23 यूनिट है, मैग्नीशियम का 24 यूनिट है, एल्यूमिनियम 27 यूनिट है। तो क्या है ये यूनिट, तो याद आता है कार्बन 12 एटम के मास का 1/12, ये काम में आता है। ये आपके इसी टाइप से मॉलिक्यूल और एटम इनके मासेस निकालने में काम में आती है। लिख दें एक नेक्स्ट आप बताइएगा एटॉमिक मास यूनिट और AMU, ये डेफिनेशन आपकी 9th में भी ऐसे दी गई है और 11th में भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपके पास ये आएगी। लिख दें 1 AMU, तो ज़्यादातर लोगों को वैसे ही याद होगी 1/12 ऑफ मास ऑफ 6012 और होता है 1.67 10-27 kg। जिन्होंने केमिस्ट्री स्टार्ट की उन्हें लगभग याद वैसे ही होगी। लिख दिया सभी ने, ठीक है। अब इस मीटिंग के एक 9-10 मिनट बचे हैं, ठीक है, तो अगर बंद होती है तो रीज्वाइन कर जाइएगा। अब आए देखें, इसके बाद हम चलते हैं टाइम में। टाइम की कुछ यूनिट्स आपको बताते हैं। टाइम की यूनिट ईयर तो मालूम है भैया, ईयर का मतलब होता है जो अर्थ को जो टोटल रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में टाइम लगता है वो आपका ईयर कहलाता है। लिख दो ईयर में आप बताएंगे टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। बस इतना बहुत है। ईयर में आप क्या बता देंगे, टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन। ये आई होप सो सबको मालूम है, ठीक। चल और आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट आप जाओगे और नेक्स्ट आप बढ़ेंगे। इसके बाद सोलर डे। अब सोलर डे किसे कहा जाता है याद रखना। सोलर डे समझ में आ रहा होगा। दिन तो याद है किसे कहते थे, अर्थ सन के चारों तरफ तो रिवॉल्व करती है, याद होगा। आप 2 तरह के मोशन पढ़ते थे अर्थ का, एक रिवॉल्यूशन सन के चारों तरफ जो चक्कर मारती है, और दूसरा रोटेशन जो अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही होती है। और याद होगा डे और नाइट का जो रीज़न था वो आपका रीज़न क्या था, वो आपका रीज़न यही था डेली मोशन या रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो ये जो रोटेशनल टाइम पीरियड है ये किस नाम से रहता है, सोलर डे। हाँ ये ज़रूर बताएंगे कि थ्रू आउट द ईयर डेज़ में आपके थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। इसी को अपन कई बार नहीं कहते दिन छोटे हो गए दिन बड़े हो गए, इसलिए सोलर डे जो लिया जाता है वो इन सब का एवरेज या मीन कंसीडर किया जाता है। जो हम 24 आवर्स लेते हैं दैट इज़ अ मीन ऑफ ऑल। तो एक काम कर दें, सोलर डे लिख दें। सोलर डे में आप सिर्फ इतना लिख देंगे टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट
वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। ध्यान रखना टाइम का। लिख दिया, द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस। और बाकी तो समझ में आ ही रहा होगा। और ये भी मुझे लग रहा है, ये तो यार छोटे बच्चों से पूछेंगे तो नहीं पता होगा, ठीक है ना। तुम्हें से किस किस को ये बात नहीं मालूम थी, जरा बताना, बता दें। 1 सोलर ईयर इज इक्वल्स टू कितना होता है, 365.25। एवरेज भी कहलाता है, मीन सोलर डे भी कहलाता है। और इसीलिए सोलर डे देखोगे तो साल भर का 365वां हिस्सा हो जाएगा। 365.25 पार्ट तो चले अपन तो यही लिख देते हैं, सोलर ईयर इज इक्वल्स टू 365.25 मीन सोलर डे और एवरेज सोलर डे। ये छोटी छोटी बातें मुझे लग रहा है सभी को समझ में आती आ रही होंगी। अब खास बात चर्चा करते हैं ल्यूनर मंथ की। ल्यूनर मंथ क्या होता है? ल्यूनर मंथ ध्यान रखना, ये जुड़ा होता है आपके मामा जी से। आपके मामा जी कौन है, आपको पता है? चंदा मामा। हाँ, गुड। तो इसीलिए मैंने कहा था ल्यूनर मंथ काहे से जुड़े होते हैं, ये चंदा मामा से जुड़े हैं। कभी तुमने ध्यान दिया है जो हमारे कैलेंडर से, एक बहुत मज़ेदार बात बताता हूँ, क्रिश्चियन कैलेंडर जो है वो कैलेंडर ही, आपने कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया अपन क्रिश्चियन कैलेंडर ही क्यों फॉलो करते हैं? एक्चुअली क्रिश्चियन कैलेंडर इज़ मोर साइंटिफिक, इट इज़ बेस्ड ऑन द सोलर मूवमेंट। अर्थ का मूवमेंट जो लिया है उसे 365 दिन, पर डे का जो मूवमेंट है उसे आपने डे लिया है। हमारा जो हिंदू कैलेंडर है या जो मैं मोहम्मडन्स का कैलेंडर है वो आप देखेंगे वो ल्यूनर कैलेंडर है, वो चांद पे आधारित है। ज़रा आप देखें, जब भी अपन त्योहारों की बात करते हैं तो अपने त्यौहार कौन से होते हैं? अपने त्यौहार होते हैं, मान चलें भाई दूज, हरियाली तीज, गणेश चतुर्थी, बसंत पंचमी, हल षष्ठी, संतान सप्तमी, दुर्गा अष्टमी, राम नवमी, विजयादशमी, यही होती है ना। और अष्टमी, नवमी, जब दशमी आप पढ़ रहे हैं तो आपने ध्यान नहीं दिया इनकी शुरुआत और एंड कहाँ से होता है? अमावस्या और पूर्णिमा से। अमावस्या और पूर्णिमा विच आर द स्टेट्स ऑफ मून, नॉट ऑफ द सन। इसीलिए बहुत ध्यान से देखें, क्रिसमस हर साल 25 दिसंबर को ही आएगा, बट आपके दशहरे, दिवाली, उनकी डेट्स बराबर चेंज होती रहेंगी। उनकी डेट्स बराबर चेंज क्यों होती हैं? क्योंकि वो चल रहे होते हैं ल्यूनर से। एक बहुत महान बात कभी आपने ध्यान दिया है, आपके यहाँ नवरात्रि होती हैं, और कितने लोगों का इस बात पे ध्यान गया है कि नवरात्रि में अक्सर 9 रात्रियाँ नहीं होती? कभी ध्यान दिया है ऐसा? नवरात्रि में कई बार नहीं कहते, बोले सुबह तक अष्टमी है, शाम के नवमी है, बोले आज भी अष्टमी है और कल तक अष्टमी का एक्सटेंशन है। एक्चुअली हम क्या कर रहे होते हैं, ये हम चूँकि जो चांद है उसको आप देखेंगे नियरली 27 डेज़ में वो अपना चक्कर पूरा कर जाता है। उसके साथ ही दिक्कत आती है, मिसमैचिंग हो जाती है। हम 30 दिन का मंथ ले रहे हैं, वो उतने में कम कर जाता है। तो हमें ये एकोमोडेट करने के लिए या तो तिथियां बढ़ानी पड़ती हैं या कम करनी पड़ती हैं, और इसलिए ध्यान रखेंगे। अब आप ल्यूनर मंथ देखिएगा। ल्यूनर मंथ क्या होगा? ये होगा टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। और ये कितने दिन का होता है तो आप चेक कर सकते हैं, ये होता है लगभग 27.3 डेज, जो मैंने कहा था लगभग 27 दिन का। और इसीलिए ये गड़बड़ियाँ होने लगती हैं। कर दें मज़े से, इतना और बता दें, ल्यूनर मंथ में टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। और बताएंगे ल्यूनर मंथ होता है 27.3 डेज का, और वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ल्यूनर मंथ कौन सा होता है? जो पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी और इन सब के बेस पे चल रहा होता है। अब लास्ट एक बहुत ध्यान से लिख देना, शेक। शेक में आप बताइएगा, ऑब्सोलीट है, बहुत कम यूज़ होती है। स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम हुआ करती थी, ये होती थी 10-8 सेकेंड्स। ऑब्सोलीट एंड स्मॉलेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ टाइम 1 शेक इज इक्वल्स टू 10-8 सेकेंड। जब आप ये जानना चाहें इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते थे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा। आप जब केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका एक इस साल बोर बरीज मॉडल और ऐसी चीज़ें आएंगी। जब आप बोर बरी मॉडल वगैरह पढ़ लेना केमिस्ट्री में डिटेल में,
उसके बाद मुझसे एक बार ये ध्यान से पूछ लेना है, शेक का इस्तेमाल या शेक लेते क्यों थे, तो मैं बताऊंगा इस यूनिट का इस्तेमाल हम कहाँ करते थे। ठीक है, चलें अब आपके लिए चलेंगे हम कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पे। तो जनरली मेरा मानना है इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब इसी पे बेस देखें ध्यान से आपका आज का पहला सवाल, और पहला सवाल कह रहा है द एवरेज वेवलेंथ ऑफ द येलो लाइट एमिटेड फ्रॉम ए सोडियम लैम्प इज 5893 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम समझ में आ रहा है, और बड़ा जीरो बना देता हूँ, देखिए 5893 एंगस्ट्रॉम है, और 5893 एंगस्ट्रॉम है, हमें इसे एक्सप्रेस करना है नैनोमीटर्स में। ठीक, तो अभी अपने पास 2 मिनट है, ये हो जाएगा इसी मीटिंग में सॉल्व आराम से। क्या आप नैनोमीटर में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ध्यान से देखें, पहली बात तो ये देखें 5893 एंगस्ट्रॉम, अपनी कॉपी में देखें ऊपर न एंगस्ट्रॉम मतलब कितने मीटर थे, फुर्ती से देखो, अपनी कॉपी में भी नोट कराया है, एंगस्ट्रॉम मतलब कितने मीटर थे, जल्दी बताओ। सर 10⁻⁻10। बढ़िया, तो ये थे आपके 5893 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब अपने को एक्सप्रेस करना है नैनोमीटर में, वहीं बगल में देखें नैनोमीटर में कितने थे, -9 थे। बढ़िया, अभी -9 का मतलब इसको एक 10 और देना पड़ेगा, तो कहाँ से लाएं, इनसे ले लो और इसको दे दो। इसलिए मैंने कहा बहुत कॉमन सेंस वाली कैलकुलेशन है, बचपन वाली। ध्यान से देखो, मैंने इससे एक 10, या अपन ऐसा कह सकते हैं इसको 10 से डिवाइड कर दिया है और इसको 10 से इंटू कर दिया है। इसलिए मैंने कहा था बचपन वाली, 6वीं 7वीं वाली इतनी मैथमेटिक्स आपको आती है। और देखें ध्यान से, अब भी नहीं दिख रहा है, ये हो गया आपका 589, लिख दें फुर्ती से मेरे साथ साथ, ये हो गया, ये दिख रहा होगा, ये क्या हो गया, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ ना, ये हो गए नैनो, दिख रहे हैं नैनो, और मीटर तो है ही। कर दें मजे से, 10-20 सेकंड का टाइम आपके पास है, उतने में आप इसे नोट कर सकते हैं आराम से। कोई डाउट किसी को हो तो मुझे बताएं। एनी वन डाउट? समझ आ जाते हैं अब कन्वर्जन्स, क्योंकि कन्वर्जन्स हमें कई बार करने पड़ेंगे। ठीक, बढ़िया। आए एक और देखिएगा, ये आपसे कह रहा है द नियरेस्ट स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या था, द नियरेस्ट स्टार इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ। कितने पर है? 4 लाइट ईयर्स पे अर्थ के, और कह रहा है डिस्टेंस इन एसआई यूनिट आप एक्सप्रेस करें। 4 लाइट ईयर पे, बहुत ध्यान देखें, हम क्या करेंगे, आपका डिस्टेंस, चलो कुछ भी है, डी से ही लिख देता हूँ, ठीक है ना। डिस्टेंस आपको दिया है 4 लाइट ईयर। अब सवाल आता है कि आपको लाइट ईयर की वैल्यू याद है, हाँ या ना। देखें लाइट ईयर की वैल्यू, फुर्ती से पलटें और देखें क्या आपको याद है। 9.4 सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। जिनको याद नहीं है उनको मैं दिखा देता हूँ, ये रही, ये हमने ली थी इसलिए मैंने पीछे ले लिया ताकि इतनी देर में आप याद आए। 9.46 10⁻15 मीटर, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ध्यान नहीं दिया, अगर आपको वैल्यू याद है तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। और ये यहाँ हो गया, क्या आप बताएंगे, डी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। बस मल्टीप्लाई कर लेना, मल्टीप्लाई तो कर लोगे यार 9.46 का, हाँ ना, बताओ। ठीक, अब आप निकाल लेंगे, बाकी आपकी सुविधा के लिए आंसर यहाँ मैंने लिख भी दिए हैं 3.784 करके इंटू 10⁻। इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे एज आई होप, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, एंगस्ट्रॉम वाली स्लाइड, माधव सिंह कह रहे हो एंगस्ट्रॉम वाली स्लाइड में कहाँ दिक्कत है? एंगस्ट्रॉम वाली स्लाइड थी शायद यहाँ कहीं शुरुआत में ही, ये एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन, ये थे। एंगस्ट्रॉम में कहाँ दिक्कत आ रही थी? अभी दिक्कत आएगी तो लाइट ईयर मैंने दिखाई दिए, और बाकी मैंने कहा नोट करते आया करो साथ साथ। कॉपी इसीलिए कहा है क्योंकि मैथमेटिकल चीज़ें हैं, तो फिजिक्स में बाकी पीडीएफ भेज देंगे तो उससे तो एक बार फेयर बना ही लोगे, बट साथ में जुड़े रहने के लिए ज़रूरी है ना। आओ एक और देखते हैं,
एक्सप्रेस 0.53 एंगस्ट्रॉम इन मीटर एंड नैनोमीटर। फिर वही कहानी है जो भी आप क्वेश्चन कर रहे थे, आप इस 0.53 एंगस्ट्रॉम को एक्सप्रेस करें और किस में एक्सप्रेस करें, तो पहले तो कह रहा है मीटर में करें, तो मीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। अब अगर आप करना चाहते हैं इसको नैनोमीटर में तो कोई बात नहीं, नैनोमीटर में भी कर देते हैं। पहला आंसर तो ये हो ही गया, मीटर में एक्सप्रेस करो। नैनोमीटर में कैसे करो ध्यान देखना, और आप बताएंगे जो पीछे कर रहे थे 0 पॉइंट, ध्यान से देखना 53 इंटू, अभी मैं यहाँ -9 कर रहा हूँ, ये नहीं कहना इसमें ये क्या किया। पहले देखो 10⁻9 का मतलब इसमें एक 10 का इंटू और किया, इसमें 10 का इंटू करोगे तो इसमें हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड हुआ तो ये कहाँ हो जाएगा 0.053, दिख गया। 10 से इंटू कर दिया है, 10 से मैंने डिवाइड कर दिया, हो गए 10⁻9 नैनोमीटर के। और इसीलिए तुरंत आपका जो चेंज होगा वो क्या हो जाएगा, ये ध्यान देखें, ये हो जाएगा नैनोमीटर। तो कितने आ जाएंगे 0.053 इंटू, अरे दोबारा क्या लिखना, इसको हम लिखेंगे नैनो और ये आपके मीटर थे। आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। कर दें इस क्वेश्चन को फुर्ती से, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइएगा। ये तो छोटे छोटे केवल प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन हैं, ठीक। कर दिया, ठीक है। छोटे छोटे हैं तो केवल प्रैक्टिस के लिए एक बार दिए गए, आ जाएं। अब इस प्रैक्टिस बाद छोटे छोटे कुछ काम और करते हैं, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जरा फुर्ती से देखें, लाइट ईयर इज, और तमाम सारे पिछले इनमें से क्वेश्चंस आपके पिछले सालों के कॉम्पिटिशन्स में भी आए हुए आपको मिलेंगे। आए देखें, स्लाइड आपको बिल्कुल साफ दिख रही हो, मैं एक साइड हो जाता हूँ। लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ, देखें लाइट ईयर काय की यूनिट है, बाकी लोग भी भाई ABCD तो टाइप कर ही सकते हैं यार, कि नहीं कर पाएंगे यार, हिस्सा आधे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सोती अवस्था में आ जाते हैं। चलो, अंकुर का आंसर है C, बढ़िया। और कौन कौन बैठा हुआ है, नेहल क्या आंसर होगा, डिस्टेंस, बढ़िया। कितना होता है डिस्टेंस, एक लाइट ईयर में कितना डिस्टेंस होता है, और इतनी जल्दी भूल गए, अभी पिछले क्वेश्चन में तो लिया था यार इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, मैंने कहा इसलिए इतनी जल्दी मत भूलना, इसीलिए कॉपी में लिखते भी जाना, यही कह रहा हूँ। कई बार क्या होता है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों बहुत सिंपल समझ के हवा में उड़ा देते हैं, क्योंकि इस समय जो पढ़ा रहा हूँ मैं फिर रिपीट कर दूँ, मैं इस समय जो पढ़ा रहा हूँ दैट इज़ द फाउंडेशन वर्क ऑफ फिज़िक्स। हो सकता है आपको ऐसा लगे बोले फिज़िक्स के नाम पे कोई बड़ी बड़ी चीज़ नहीं पढ़ा रहे यार, ये तो वही सिंपल सिंपल पढ़ा रहे हैं। आप ये भूल जाएंगे कि सिंपल ही सिंपल आगे जाके जहाँ क्वेश्चंस फंसे, तो बेटा जब ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आएंगी तो बड़ी बड़ी तो वैसे ही साफ़ हो जाएंगी, फिर एक ही चीज़ बचती है, अरे बोले हमें समझ में क्यों नहीं आ रहा। इसलिए कहा बहुत छोटी छोटी, इसलिए बहुत सिंपल चीज़ों से स्टार्ट किया है, ताकि वंस योर फाउंडेशन मस्ट बी लेड प्रॉपरली। चूँकि आप 10th से आते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएं, और उनके बाद फिर हम जो तमाम सारी चीज़ें उनको स्टार्ट कर पाएँ। इसलिए मैंने कहा सारे लोग जो हैं कम से कम आंसर्स अपने देते जाएँ, सही और गलत का पता चलेगा, ठीक है। यहाँ आपका आंसर सही था, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अगला बताएं, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। करें टाइप, अपने अपने चैट सेक्शन में जाके फुर्ती से आंसर टाइप करें, क्या होगा आंसर। ठीक है, चले, तमाम सारे लोगों का कहना है ए, रामू का कहना है सी। रामू, आपका आंसर गलत है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मोर एन SI सिस्टम नहीं होता। मैं एक सिंपल ही बात याद दिलाता हूँ, लंबाई नाप लें,
5 मीटर होते हैं और CGS में 500 सेंटीमीटर होते हैं, जबकि ये कह रहा है मोर इन SI सिस्टम। नहीं, SI सिस्टम में मोर कहाँ होता है, SI सिस्टम में छोटा होता है, CGS में ज़्यादा होता है। किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड। ध्यान देखना, मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है ऑन दी मेथड ऑफ मेजरमेंट। अभी आपको याद होगा हम लास्ट टर्न पे बात कर रहे थे, जो भी आपकी चीज़ें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कहाँ, हाँ, डिपेंड्स ऑन दी मेथड ऑफ मेजरमेंट। जो भी आपके मेथड या सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। आपने CGS सिस्टम लिया है, FPS लिया है, कौन सा आप ले रहे हो? जैसे 5 मीटर, 15 फीट, 500 सेंटीमीटर। चलें 1 सेकंड ज़रा ध्यान से देख के बताएं, फुर्ती से टाइप घुसने पे जाएं, कौन सी आपको आंसर सही नज़र आ रहा है? 1 सेकंड। सर डी। समझ में आ गया? याद रखना पड़ेगा। अब दिक्कत ये हो गई है, समझ में आ गया? पहली बात तो बताऊँ, ये जो है ये क्रिप्टॉन वाला ये लेंथ वाला था, ठीक है ना। कई बार लोगों को ये ध्यान आता है, वे भूल जाते हैं ये जो था ये काय की डेफिनेशन थी, लेंथ यानी 1 मीटर की थी। और पीछे चेक करें, पीछे कहाँ चेक करोगे? अपनी कॉपी। जो मैंने कहा आप कॉपी लिए बैठे हैं इसलिए बैठना पड़ेगा कॉपी लेके। धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि हम धीरे धीरे उन चीज़ों की तरफ बढ़ते आएंगे जहाँ आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएंगी। 1 नैनोमीटर बताएं, 1 नैनोमीटर कहाँ होता है? 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ -9 9 या -9 -9, क्योंकि अभी हम जो है निकाल रहे थे। बढ़िया। और 10⁻⁻⁹ का तो इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। बी और सी है। बी और सी कैसे हो सकते हैं? दोनों नहीं, एक कोई बताओ। दोनों सेम है। नहीं, दोनों सेम कहाँ है? ये 10⁻⁶ है, 10 बी और डी से, अच्छा सी और डी सेम है, ठीक कह रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, इनमें से एक कोई MM कर देना, वो CM नहीं है, उनमें से एक MM है। 10⁻7 cm या 10⁻7 mm। ये वही काम है जो अभी आप कर रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया। देखें ध्यान से, 1 नैनोमीटर मैं आपको दिखा देता हूँ। 1 नैनोमीटर, और एक मज़ेदार बात है, तुम देखोगे एग्जामिनेशन में इस टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कई बार। 1 नैनोमीटर का मतलब होगा, ध्यान देखना, 10⁻9 मीटर। हाँ, ध्यान देखना। अब 10⁻9 मीटर हमें कहीं नज़र आ ही नहीं रहा, कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर में हमें चेक करने पड़ेंगे। चलो पहले सेंटीमीटर में चेक कर लेते हैं, तो दोनों ऑप्शन या तो सही होंगे या गलत होंगे। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव पावर है, तो पॉजिटिव पावर तो होनी नहीं है। पहला ऑप्शन तो वैसे ही गड़बड़ है। इन दोनों सेंटीमीटर्स को चेक करते हैं। सेंटीमीटर कैसे चेक करोगे? सेंटीमीटर चेक करने का मतलब है 10⁻², ये हमने रख लिए। 10⁻² मीटर का मतलब सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता हो, ये तो अब याद है, इसीलिए प्रीफिक्स पढ़ाया है 10⁻²। मिलीमीटर आपको पढ़ाया है 10⁻3, इसलिए मैं यहाँ पर रिपीट करता हूँ। ऐसे सारे लोग जिन्होंने पिछले टर्न को लाइटली ले लिया हो, अरे बोले ये क्या है 10⁻3 मिली माइक्रो, बोले तो अपन बचपन से पढ़ रहे हैं। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आप आते हो, क्योंकि जैसे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे तो आपके आंसर्स कहीं के कहीं भागने लगेंगे। 10⁻² मीटर यानी ये हमारा सेंटीमीटर हो गया। और ध्यान देखें, मैं चाहे तो इसमें ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये मैंने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया। -2 इधर गए, कितने बचेंगे? ध्यान जा रहा है, ये बचेंगे 10⁻⁻7। अब देखो ध्यान से, अपने आप तुम्हें आंसर दिख जाएगा क्या हो रहा है। 10⁻7 सेंटीमीटर आता है। तो सिंपल मैथमेटिक्स और थोड़ी सी फिज़िक्स, इसलिए कहा था फिज़िक्स और मैथमेटिक्स दोनों आपस में एक साथ मिक्सअप में ही चलेंगे। मैथमेटिक्स कौन सी पावर को आप 2 पार्ट में तोड़ लें, 10⁻7 और 10⁻², और फिज़िक्स ये कि आपको पता हो सेंटीमीटर का मतलब कितना है, 10⁻² है। और देख लें, ये हो गए 10⁻7 और ये हो गए अपने लिए सेंटीमीटर, यानी ये अपना आंसर ख़त्म हो गया। अब बताएं, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। इज़ देयर एनीवन डाउट? नो सर। देख लेना, ठीक नो सर। ठीक। अब माइक्रोन इज रिलेटेड टू सेंटीमीटर, ये भी इसी बेस का क्वेश्चन है। एक माइक्रोन आपका सेंटीमीटर से कैसे रिलेटेड? बढ़िया, गुड वन। अभी देख लेते हैं एक सेकंड, ये देखें। जिनको अभी भी नहीं आया हो उनसे मेरा कहना होगा बस पिछला भैया पढ़ लेना,
1 माइक्रोन, माइक्रोन मतलब समय पहले तो ये पता चले माइक्रोन, और इसीलिए पूरे लिख रहा हूँ, दैट्स वाई दिस टॉपिक गेट रिवाइज्ड टू यू। कितना होगा 10-6 मीटर होता है, लेकिन वो पूछ रहा है रिलेटेड टू सेंटीमीटर। यही काम फिर से करूँगा, मुझे ये पता हो सेंटीमीटर मतलब ये हो गया सेंटीमीटर, हो गया सेंटीमीटर, यही हो गया ना 10-2। अब बचे कितनी पावर, तो -6 थी, -2 ये रही, तो बची हुई पावर आपकी कितनी आएंगी, ये पावर आएंगी 10-4। एंड डेफिनेटली आप बिल्कुल सही थे, आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, द आंसर विल बी 4th वन और डीथ। अब किसी को कोई डाउट कहीं से कहीं तक देख लें, किसी को कोई शंका हो तो मुझे बता दें, नहीं, ठीक है। और हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी बार द यूनिट ऑफ पावर, ये तो बता दो यार, ये तो तुम लोग भी मत बता सकते हो, यूनिट ऑफ पावर कितनी होती है, सी, सही है, क्योंकि ध्यान जाएगा यूनिट ऑफ पावर जूल पर सेकंड होती है। लास्ट ईयर 10 में पढ़ रहे थे, और जूल पर सेकंड को ही आप जूल पर सेकंड को किस नाम से जानते हो, दैट इज नोन एज दी वॉट। अच्छा, हम चेक कैसे करेंगे, वो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वर्क का यूनिट हो गया जूल, टाइम का हो गया सेकंड, यानी जूल पर सेकंड तो कन्फर्म है, और वॉट वैसे याद आ जाएगी लास्ट ईयर से। चलें, अ क्यूब हैज न्यूमेरिकली इक्वल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। सेंट्रल पीएमटी में 20 साल पहले आया क्वेश्चन, और इस टाइप के जो आपको अभी करा रहे हैं, ध्यान देखना है, सारे क्वेश्चन जो नए आपके क्वेश्चंस हैं जो पिछले 15 साल के, वो टेस्ट में लूँगा। और आपको एक मज़ेदार बात पता चलेगी, ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत चेंज के साथ फिर वापस रिपीट होते हैं अगले आने वाले सालों में। तो सबसे पहले देखें, ठीक, 216, ओके, चेक कर लेते हैं। न्यूमेरिकली इक्वल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, आपके सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं, तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा कैसे बताओगे, जिन लोगों को नहीं ध्यान आ रहा उनको बताऊं, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, 6a²। बढ़िया, वेल डन, इसीलिए आपका आंसर आ गया था बड़े मज़े से। ये हो गया 6a², ये हो गया आपका a क्यूब, ठीक। 11th में है, ये याद रखिएगा, ये अब आप ध्यान रखिएगा, तो 10th वाला काम मत कीजिएगा, कैंसिलेशन हो दिखाना, ये सब डायरेक्ट दिख रहा होगा, 2a कैंसिल हो जाएंगे, सीधा a बराबर कितना आ जाएगा 6, और जैसे ही a6 आया, अब a क्यूब भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, पता है हमें a क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, ठीक। और यूनिट्स कहाँ थे हम, कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला था, दिख गया, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही था, ये मैंने इसलिए चेकआउट कर दिया उन लोगों के लिए जिनको ना आ रहा हो। चलें, एक नेक्स्ट वन जाइएगा, वेवलेंथ ऑफ रे ऑफ लाइट इज 0.00006 मीटर। आराम से टाइप करें, आंसर मुझे बताएं, मुझे टाइप करके बता दें। किसी को नहीं आ रहा, बस चलें, बढ़िया, तमाम सारे लोगों का आंसर डी है। आओ चेक कर देते हैं डी आंसर कहाँ है इसका, ये 0.6 माइक्रोन, कुछ नहीं करना है। 9th वाला, 9th भी शायद बड़ी क्लास है, मुझे लग रहा है 7th 8th वाला काम करना पड़ेगा। माइक्रोन में लेना है, माइक्रोन का मतलब 10⁻⁻⁶, 1 2 3 4 5, अभी और आगे जाएंगे 6, ये हो जाएंगे आपके 6, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया माइक्रोन। अब आप कर लेंगे पॉइंट, या यहाँ से दिखा देता हूँ, देखें ध्यान से, माइक्रोन का मतलब आप क्या लेंगे, चलो यहाँ से दिखा देते हैं, 0 पॉइंट कितने थे, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, 5वां नंबर था। अब माइक्रोन नज़र आ जाता है,
10 की पावर -6 कर दें, 10 की पावर -6 करेंगे तो कितने हो जाएंगे? हटाएं डेसिमल, कितने प्लेस हटाओगे? 6 प्लेस हटाओ, और 6 प्लेस ज़रा डेसिमल हटाएं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये हो गया छठवां। ठीक है, इसलिए एक दूसरे को देख के आंसर मत दिया कीजिए, कई बार देख भी लिया कीजिए आप क्या आंसर दे रहे हैं। डी कैसे आ गया था भाई इतने सारे लोगों का? सबने क्या एक दूसरे को देख के लिख दिया था? है ये आया था मेरा। ये आया था तो नहीं, आपने लिख के नहीं भेजा ना, तो मैं कैसे मान लूँगा? बाकी सब बेचारे हैं ना, इसलिए मैंने कहा था कई बार पकड़ में आते हैं, सब ने एक दूसरे को देखा, बोले सब डी लिख रहे हैं तो अपन भी धनाधन डी। ये देख ही नहीं रहे कि वो क्या पूछ रहा है। इतने मीटर है, इतने मीटर को अगर आप माइक्रोन में चेंज करेंगे, मैंने कहा यहाँ से देखें, माइक्रोन में चेंज करने मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? 10 - 6 निकालना है। 10 - 6 अगर आपने इधर किया तो 10⁻6 से इंटू करें। 1 2 3 4 5, छठवां। इसमें भैया पावर्स में कम से कम कन्वर्जन में दिक्कत नहीं हो, ये याद रखें। मैथमेटिक्स ठीक ठाक रखिएगा, और ऐसा मज़ेदार काम नहीं सबने एक दूसरे को उठा कर टीप दिया। चलें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होगी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट ज़रा देखें किसकी यूनिट होती है, किसी को याद है? पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट नहीं होती। इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी जो है, पहले तो बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट होती है? अगर आपको नहीं याद है कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। चलें, काम करें, लिख दें, कॉपी में लिए हुए हैं ना, इसमें लिख दीजिएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू, लेकिन आराम से, इसलिए मैंने कहा कॉपी लेके इसलिए बैठा कीजिए, छोटी छोटी बातें यहीं पता चलेंगी। और ये होती है और बता देता हूँ एक मज़ेदार बात है, फिज़िक्स के पैरेलल केमिस्ट्री शुरुआत में बहुत ज़ोर से चलती हो जाती है। केमिस्ट्री में जैसे ही मैं जो अभी बात कर रहा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ोगे, उसमें बताया जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी लेवल से एनर्जी शेल्स में होता है, और वो एनर्जी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकालेंगे। जो आप निकालेंगे, जैसे आपका जो भी टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा होगा वो बताएगा कि हाइड्रोजन के एटम में पहली जो ऑर्बिट होती है, इस ऑर्बिट की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या चीज़ बता रहा है? एनर्जी। इसका मतलब समझ में आ गया होगा, ये आपकी यूनिट ऑफ एनर्जी है, और कितनी एनर्जी होती है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी। तो ये आपको केमिस्ट्री में जब आप ये नाम सुनेंगे तो आपको हेल्पफुल होगा। आए नेक्स्ट एक बताइएगा, टेम्परेचर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। टेम्परेचर किसके डिराइव्ड क्वांटिटी के फॉर्म में आप शो कर सकते हैं? नन ऑफ दीज। क्यों? सर केल्विन होती है ना उसकी फंडामेंटली यूनिट। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि टेम्परेचर डिराइव्ड क्वांटिटी है ही नहीं। टेम्परेचर आपकी कैसी क्वांटिटी है? फंडामेंटल। यही आपने पढ़ा है, 7 क्वांटिटीज़ आपने फंडामेंटल पढ़ी है, 7 + 2 सप्लीमेंट्री थी, एंगल और सॉलिड एंगल। बाकी मैंने कहा आपने कौन सी पढ़ी थी? जो भी पढ़ी थी उस जो 7 थी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट एट्सेट्रा, ये सब फंडामेंटल थी। तो इसलिए जब आप कहते हैं इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए डिराइव्ड क्वांटिटी, तो आप इसे डिराइव की तरह एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते, यानी आप कर ही नहीं सकते, यानी आपका आंसर होगा। चलें अगला ज़रा बताइएगा, न्यूक्लियर रेडियाई के लिए कौन सी यूनिट आप इस्तेमाल करेंगे? फर्मी। फर्मी। कितना होता है फर्मी? 10 to the power -15 मीटर। सही कह रहे हैं, इसलिए मैंने कहा कॉपी लेके बैठे, सब दिखता जाएगा। अब ये आपको ध्यान नहीं होगा, मैक नंबर में बता देता हूँ। मैक नंबर जो है आपका, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड के लिए इस्तेमाल होता है। मैक नंबर में आप देखेंगे आपके मिसाइल्स,
और रॉकेट्स या जो प्लेन्स हैं इनकी स्पीड नापी जाती है साउंड की स्पीड से कंपैरिजन करने के लिए। साउंड से धीमे चल रहे हैं या तेज़ चल रहे हैं तो इसको लिख दीजिएगा, ये कॉपी में लिख दो। मैक नंबर का से रिलेट करता है वेलोसिटी ऑफ साउंड से, यानी 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। छोटे छोटे ऐसी एक आध जो नई चीज़ें मिले उनको अलग से नोट कर देना। चलें, अब 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपके कितने किसके इक्वल होंगे? 1 मिलियन कितना होता है? 10 to the power 6 eV। 10 रेज टू पावर 6 याद आ जाता है। मेगा इलेक्ट्रॉन या मिलियन मेगा या ये सिंबल याद आ गया होगा। ये भी आपने प्रीफिक्स लिखा था। मेगा का मतलब होता था 10 रेज टू पावर +6। तो अपने आप देखेगा इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ जाएंगे, तो ये आपके जा रहे होंगे 10 रेज टू पावर 6 EV के। और ये भी आप देखेंगे छोटे छोटे वो क्वेश्चंस हैं तमाम सारे मेडिकल एग्जामिनेशंस में पर्टिकुलरली पिछले सालों में पूछे गए हैं। और ये मत सोचना कि इतने साल पुराने पूछे गए कि मैंने कहा था कि जो नए क्वेश्चंस जो आपको टेस्ट में दूंगा ये मैंने पिछले सालों से एक 2000 से पहले के इसलिए करा दिए हैं कि इनको यहाँ करा देंगे शीट में, और 2000 के बाद के जो आएंगे वो सब आपको टेस्ट के तौर पर पकड़ाएंगे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने कहा क्या चेंज होगा, थोड़ा बहुत डिजिट चेंज करके यहाँ 1 मिलियन लिखा है वो इसको कर देगा 1, 10 मिलियन और इसको लेके आराम से पूछा गया है। चलें देखते हैं। एक नेक्स्ट बताएगा U1 एंड U2 आर द यूनिट्स सिलेक्टेड इन 2 सिस्टम्स। आपने 2 सिस्टम्स में यूनिट सिलेक्ट किए हैं U1 और U2, और आपसे आज जानना चाह रहा है N1 N2 उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? ए सही है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही। पहले दिन बताते थे आपको जिस दिन हम शुरुआत करते थे मेजरमेंट में, P इज इक्वल्स टू, मैंने कहा था N1 U1 इज इक्वल्स टू होता है N2 U2। और याद दिला देता हूँ इस समय जो मैंने क्वेश्चन पूछा था जो आपके पास अब तो रिकॉर्डेड भी हो, ये पूछा था कि आप जिस कमरे में बैठे हैं उसी कमरे की अगर आप लेंथ नापेंगे तो 3 आदमी उस कमरे की लेंथ 3 तरह से बताएंगे। कौन से 3 तरह से? कोई कहेगा 5 मीटर, कोई कहेगा 500 सेंटीमीटर और कोई कहेगा 15 फीट। तो इनमें से कौन सही है? तो ऑल ऑफ देम आर क्वाइट राइट। अंतर क्या आ रहा है? अलग अलग यूनिट्स ले रहे हो तो अलग अलग उनके नंबर्स आ रहे हैं। तो N1 U1 और N2 U2 हमेशा इक्वल होते हैं। अब इस क्वेश्चन का जवाब दें। ये भी मैंने 2 मिनट पहले आपको लिखा था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, AFMC 1986, SCR 86 और 91 का रिपीट क्वेश्चन बताएं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 रेज़ पावर -19। और बहुत ध्यान रखना, नहीं तो क्या होगा, हड़बड़ी में जाओगे तो कई बार इसको भी टिक करे आओगे। कई बार ऐसा हो जाता है ना, ये पहले दिया होता, सोचो ऑप्शन नंबर ए, और अपन ने देखा 1.610 -19 मिल गया, तो मिल गया नहीं, -1 पकड़ाएगा। यहाँ पर हर गलती 1 नंबर नहीं 5 नंबर की पड़ती है, क्योंकि 5 तो आप 4 जो आपको मिलते वो गए, और एडिशनल जो आपकी जेब में थे उनमें उसमें से भी आपका 1 माइनस हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आए क्लास बताइएगा किलोवाट आवर। किलोवाट आवर याद होनी चाहिए यार, लास्ट ईयर सबने खूब रटी होगी। बताओ 3600 डी या बी? बी वाला। जरा लिख के भेजना यार तमाम सारे लोग। सर डी लिख के भेज दो, बोलने में आधे बी और आधे डी एक से सुनाई देते हैं। बढ़िया, चलो 1-2 लोगों को बड़ा टोकूंगा लिखने के नाम पे हम बताएं, वो फिर वही गलती दोहरा रहे हैं, वो एक छोटी चीज़ शायद भूल गए हैं। नाउ द 10th और हाई स्कूल इज़ ओवर। अब आपकी 10th क्लास यानी कि हाई स्कूल ओवर हो गई है, अच्छी बात है। 10th में आप बिना पेपर दिए पास हो गए, बट ऐसी महानता और ऐसे सुअवसर आपको ज़िंदगी में हर जगह नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने कहा
10th वाली पुरानी आदतों से थोड़ा सा ऊपर आ जाए, दूसरे का आंसर सुन के अपना मन ना बनाए। बहुत सारे लोग आप देखना दूसरे का आंसर सुना उन्हें लगता है जी सही कह रहा है, बोले हाँ, अपन इसी को रिपीट कर लेते हैं। किलोवाट आवर याद दिला देता हूँ, और इसीलिए क्योंकि आप में से आधे जो हैं ये आंसर फॉलो कर रहे हैं डी, क्योंकि जो बेचारा चिल्ला रहा था उसने डी 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 चिल्ला दिया था, तो आधे इसलिए डी पे अटक गए जाके। किलोवाट आवर याद दिला देता हूँ। किलोवाट आवर में किलो होता था 1000, वॉट होता था जूल पर सेकेंड, और आवर मतलब होते थे 3600 सेकेंड। इसलिए मैंने कहा क्योंकि 10th में ये आपने इलेक्ट्रिक पावर वाले चैप्टर में निकाल रखा है, और ये वैल्यू ना आना ये बहुत महान चीज़ है कि अगर आपको ये याद नहीं है जो अभी आप लेटेस्ट 2 महीने पहले पढ़ के आए, तो बहुत बड़ी समस्या है। कितना हो जाएगा ध्यान दिया है, ये आपको निकालते थे 36 लाख। पहली बात तो जब हम जैसा टीचर पढ़ाता था तो पहले बताता था आपके बिजली के बिल की 1 यूनिट, क्योंकि ये बिजली के बिल की यूनिट ही बताता था किलोवाट आवर। मैंने कहा था जब हम बात करते हैं 200 यूनिट का बिल आया है और 300 यूनिट का बिल आया है, तो एक जो आपकी यूनिट होती है वो कितनी होती है, वो 36 लाख जूल की होती है। याद आ गया। और 36 लाख जूल का मतलब है ये तो कैसे भी नहीं हो रहा भैया। अब ज़रा देखो 36 लाख जूल को आपने 10th में लिखा था, वो मैं याद दिलाता हूँ, आपने लिखा था 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। हो सकता है ये आंसर हो और हो सकता है ना हो। ये 11th है अब, और 11th भी नहीं है। तुम ध्यान देखो पावर्स के रूल, ये 7th क्लास है। क्या कहेगी, एक 10 इधर से इधर मल्टीप्लाई करके देखना है, एक 10 इसमें मल्टीप्लाई कर दो 36 हो जाएंगे। कितने बचेंगे 10⁻⁵ ख़त्म। इसलिए हमारा आंसर था बी, ना कि मैंने कहा सुना सुनाया 3600। तो इसलिए प्लीज़ बी केयरफुल, दूसरों के जवाब देख के अपना जवाब डिसाइड नहीं करें। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, अब आप हाई स्कूल्स में नहीं हैं जहाँ आपके सिंपल से एग्जामिनेशन में इधर उधर से सुन के आप क्वेश्चंस को कर ले जाएं। यहाँ आप धीरे धीरे अटकना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। बढ़िया, कोशिश करें कि आप पढ़ते रहें। कुछ क्वेश्चंस और मैं आपको कराता हूँ। फुर्ती से यूनिवर्सल टाइम किस पे बेस्ड होता है ज़रा बताएं, देखें फुर्ती से। यूनिवर्सल टाइम, टाइम की कैलकुलेशन किस चीज़ पर बेस्ड होती है इनमें से? नहीं आ रहा किसी को याद? टाइम की कैलकुलेशन भैया आपने ध्यान नहीं दिया है। आप जो टाइम की डेफिनेशन देते हैं 1 सेकेंड की, वो आप दे रहे होते हैं विद द वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस ऑफ सीजियम एटम। इसलिए यूनिवर्सल टाइम की जो कैलकुलेशन है वो काय पर बेस्ड होती है, वो बेस्ड होती है ऑन द वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस ऑफ सीजियम एटम। क्या भी समझ में आता है, हाँ या ना मुझे बताएं। बढ़िया, यस ठीक। नॉट नंबर ए रोटेशन ऑफ अर्थ पे बेस्ड नहीं होती। चलें, ये तो आप बता सकते हैं न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन इज मेजर्ड इन बार्न। ठीक है, चलो बार्न पीछे लिस्ट में से देख लेना। क्यूरी किसकी यूनिट होती है ये मैं बता देता हूँ। क्यूरी यूनिट होती है रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिविटी आपकी कहलाती है, बहुत सारे एलिमेंट्स आपने सुने होंगे, जैसे रेडियम। बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अल्फा बीटा गामा सरीखे रेडिएशन एमिट करता है, और ये प्रोसेस कहलाती है रेडियो एक्टिविटी, और इसको काय में नापा जाता है? क्यूरी में। एंड क्यूरी आपको याद होगा दैट इज़ बेस्ड ऑन ऑनर ऑफ मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी का नाम भी बहुत सारे लोगों को याद होगा। रेडियम की जो खोज करता थी वो मैडम क्यूरी थी, सही है। हर्ट्ज किसी को याद है क्या, किसकी यूनिट है? ये भी आप देखेंगे साइंटिस्ट के नाम पर ही बेस्ड है। सब देखोगे कहीं ना कहीं पुरानी पीएमटीज और इनके क्वेश्चन है। और यही मैंने कहा फिर जब नए डाल दूंगा तो उसमें फिर नए में ऑप्शन चेंज हो गए, फिर से वही आ जाएंगे। हर्ट्ज आपको बढ़िया याद है, फ्रीक्वेंसी यूनिट है, गुड वन। अब इसके बाद आप जाएंगे 1 पिको फैराड इज इक्वल टू पीको। पीको किसी को याद है? पीको कितना होता था? देखो पलट के पीछे पीको कितना है, तुम्हारे पास लिस्ट में पड़ा होगा। 10 to the power -12। वेरी गुड, 10⁻⁻12। वेल डन। तो कौन सा वाला होगा? और इसकी चिंता मत करना फैराड की, क्योंकि एक्चुअल क्वेश्चन फैराड के लिए नहीं है, क्वेश्चन पीको के लिए है। क्या है मेरी बात समझ में आती है? अब आप ध्यान से देखेंगे, अब इस टाइप से आपके यहाँ पर कुल मिलाकर
इस शीट में आपको जो है टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो बता देता हूँ कहाँ तक लगे हुए हैं। तो ये मैं दिखा देता हूँ एक बार ताकि आपको पता रहे। तो ये क्वेश्चंस आपके हैं क्वेश्चन नंबर 25 तक, ठीक है ना। जनरली हमने तमाम सारे कर लिए हैं। यार्ड जो है इसको सर्च कीजिएगा, अभी आपको शीट दे दूंगा, एक बार आप इन क्वेश्चंस को दोबारा सर्च करेंगे। जो आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे वो उसके बाद आप क्या करेंगे, या कोई डाउट है उसको आप जो है उसको फिर आप मुझसे एक बार कंसल्ट आप कर लेंगे। ठीक, बंद कर दें।